Assalamualaikum, my YouTube students. Welcome to the Psych student. आज हम पढ़ेंगे अपने कोर्स कोड PSY 405 क्लास नंबर 7 थ्योरी ऑफ कार्ल जंग एनालिटिकल साइकोलॉजी। सबसे पहले इनका कुछ बायोजियोग्राफिकल स्केच बताया हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं कि ये स्विस विलेज में पैदा हुए 1875 में। उसके बाद फिर उनकी लाइफ का कुछ थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है कि इनके जो पेरेंट्स थे उनमें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। उनकी हर वक्त लड़ाई चलती रहती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते थे और आइसोलेटेड रहते थे। और इन्होंने अपने कमरे में ही एक वुडन का एक लकड़ी की एक मतलब मैन बनाया हुआ था, उससे इन्होंने कैप पहनाई हुई थी और उसे ड्रेस किया हुआ था ब्लैक कोट के साथ, जिसके साथ ये बातें किया करते थे जब ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हुआ करते थे। और ये यकीन करते थे, बिलीव करते थे कि ये एक ऐसा बच्चा है जो स्कूल जाता है और फिर वापस आकर एक ऐसा एक वॉइस ओल्ड मैन है जो कि इस स्टिक के साथ, जो कि एक उसने अपने रूम में एक आदमी की शक्ल दी हुई थी, उसके साथ अपनी सारी बातें जो है वो शेयर करता है। उसके बाद फिर ये फ्राइड के बहुत ज्यादा मतलब के उनके फैन बन गए, उन्हें अच्छा लगने लगे फ्राइड। तो इन्होंने फ्राइड की बुक पढ़ी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। और फिर इन्होंने इतने ज्यादा उनके मतलब के उनके फैन हो गए कि इन्होंने उनसे कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, जंग फ्राइड से मिलना चाहते हैं। और फिर ये फ्राइड से मिले और इनके ताल्लुकात रिलेशनशिप इतना अच्छा हुआ कि फ्राइड ने इन्हें साइकोएनालिटिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जंग ने इनकी स्टडी की, तो जंग को लगा कि जो इनकी थ्योरीज है फ्राइड की, इसमें कुछ मतलब कि उन्हें ठीक नहीं लगा। और उसी वक्त में ही फ्राइड जो थे वो अमेरिका जा रहे थे अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट करने के लिए। तो इन्होंने उनसे कहा कि आप ये जो इतनी ज्यादा कॉन्शियस पे बात कर देते हैं, ये सेक्सुअल एनर्जीज पे जो आपने बातें की हैं, इस पे आप, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा जो है वो कमी है, आप उन्हें बेहतर कर लें। तो जिससे फ्राइड को गुस्सा आया और फ्राइड ने इनके साथ फ्रेंडशिप जो थी वो खत्म कर दी। और जब वो अमेरिका में गए तो वाकई अमेरिका के लोगों को उनकी थ्योरी को ज्यादा खास पसंद नहीं आई। तो जिसकी वजह से फ्राइड की जो रहती सहती फ्रेंडशिप थी जन के साथ, वो भी खत्म कर दी। और और उन्हें एक किस्म की पनिशमेंट दी, जिसमें उन्होंने पनिशमेंट क्या थी कि जो साइको एनालिटिक्स सोसाइटी का उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था वो उनसे वापस ले लिया। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी बताया हुआ कि एक लिबिडो थ्योरी का बताया हुआ, ये बेसिकली फ्राइड की ही है, जिसमें उन्होंने एक तो कहा था कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को मतलब बहुत ज्यादा तरजीह दी है, सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा तरजीह दी है। तो जंग ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बायोलॉजिकल लाइफ एनर्जी होती है लिबिडो, जिसे हम सोते, स्टडी करते हुए, चलते फिरते बोलते हुए भी इस्तेमाल करते हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स का ही एक लॉ है, जिसमें ये होता है कि जो हम एक काम करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो उस पर रखती है, लेकिन एनर्जी जो है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो सेम रहती है। तो इस पे जंग ने कहा था कि जब हम सोते हैं, चलते खाते पीते हैं, तो वो हमारी जो एनर्जी लगती है, कॉन्शियस एनर्जी जो होती है, वो हमारी वेस्ट होती है। लेकिन जब हम सोते हैं उस वक्त ये ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी जो सेव रहती है, बल्कि उस वक्त भी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज में ये एनर्जी जो होती है वो परफॉर्म कर रही होती है। इसलिए ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इक्वली जो है वो एनर्जीज जो है इस्तेमाल होती है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी भी एक वो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ ही है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि वो कहते हैं कि हमारी जो साइकी है उसमें एक ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एनर्जी लेवल्स के दोनों कंपोनेंट्स को बिल्कुल बराबर रखती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के कंपोनेंट्स को बिल्कुल इक्वली जो है वो लेकर चलती है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपोजिट्स, इसमें इन्होंने न्यूटन्स के लॉ को इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने कहा कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज की कोई ना कोई ऑपोजिशन जरूर होती है। अनकॉन्शियस ऑपोजिट ऑफ द कॉन्शियस, रेशनल इज ऑपोजिट टू द इरेशनल, इंट्रोवर्ट इज ऑपोजिट टू द एक्सट्रोवर्ट। हर चीज जो है वो अपने ऑपोजिशनल चीज भी रखती है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी रखती है। आगे कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी बताया हुआ, जिसमें ईगो है, ये भी फ्राइड ने ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ईगो की बात की, इन्होंने कहा जी वाकई ईगो एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो रोल है, एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जिसे हम अपनी लाइफ में लेकर चलते हैं और अपनी लाइफ को जो हर दिन है वो एक रिस्पॉन्सिबल फंक्शन परफॉर्म और एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं अपनी ईगो को इस्तेमाल करते हैं। इट इज आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये हमारी एक पहचान होती है। उसके बाद नीचे इन्होंने कुछ कम्प्लेक्सिटीज बताई हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ कम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं वो लाजमी पाई जाती हैं। ये कम्प्लेक्सिटीज जो है वो उसके इमोशंस होते हैं, उसके फीलिंग्स उसमें शामिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं है, वो डिप्रेस रहता है, उसको उस किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी है, या किसी भी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी किसी की लाइफ में भी हो सकती है। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में अब उन्होंने बात की है कि इट रेफर्स टू आवर एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस, मेमोरीज फ्रॉम अनटोल्ड मिलियंस ऑफ द years। फॉर एग्जांपल के जो हमारे आबा अजदाद हैं, उनकी कुछ मेमोरीज जो हमारे माइंड में रह जाती हैं,
कहीं ना कहीं बेशक वो अनकॉन्शियस में क्यों ना पाई जाए, वो हमारे माइंड में होती हैं, जिसको उन्होंने आर्केटाइप का नाम दिया हुआ है कि हम हर किसी चीज की एक डेफिनेशन जो है वो महदूद से मतलब एक डिफाइन कर देते हैं हर चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर का नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि मदर हमारी एक लविंग चीज है, हमारी केयर करती है, तो मतलब एक प्यारी सी सोच आती है हमारे माइंड में। और उसके बाद फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज का जब नाम लिया जाता है तो उसकी एक डेफिनेशन आपके माइंड में बनी होती है, दैट इज आर्केटाइप। ठीक है, फिर आगे उन्होंने इसके 5 जो है वो आर्केटाइप्स, फॉलोइंग आर्केटाइप्स बताए हुए हैं, जिसमें पर्सोना है, एनिमा, एनिमस, शैडो एंड सेल्फ। द पर्सोना, पर्सोना जो है वो इसका पर्सोना मीनिंग मास्क है, जो कि ग्रीक का वर्ड है कि आप जो अपना पब्लिक पर्सनैलिटी है, जो आपकी जो जाहरी पर्सनैलिटी आपको आपके लोगों को नजर आती है, जो आप लोगों को दिखाते हैं, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी पाई जाती है, आपके अंदर आप अंदर से किस तरह के हैं, ये चीज जो है वो पब्लिक पर्सनैलिटी में शामिल नहीं है, बल्कि जो मास्क जो होता है जिसे आप पब्लिक पर्सनैलिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस मास्क से लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, दैट इज पर्सोना। एनिमा क्या होता है कि एनिमा एनिमा सेम टर्म्स ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कि एनिमा क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज जो होती हैं, कुछ हैबिट्स जो होती हैं वो फीमेल्स की मेल्स में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एक वाइफ के साथ आपका एक रिलेशन होता है, आप उसके साथ वक्त टाइम स्पेंड करते हैं, तो कुछ क्वालिटीज, कुछ सेंसिटिवनेस, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए केयर उनके बारे में होना, वो उनके एक मेल के अंदर भी जो होती है वो शामिल हो जाती हैं। एनिमस क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्रेसिव किस्म का आदमी है, हस्बैंड है, तो उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि उसकी जो फीमेल वाइफ है वो भी वैसे ही वही मास्क जो है वो इख्तियार कर लेती है, वो भी बिल्कुल वैसी बन जाती है। ठीक है, और वो उसके अंदर भी, और वैसे भी आजकल हर वुमेन के अंदर या ऑलमोस्ट वुमेन के अंदर जो है वो मेल की क्वालिटीज पाई जाती हैं। औरत भी हर किस्म के डिसिप्लिन में आजकल हर फील्ड में काम कर रही है, मर्द के बिल्कुल बराबर काम करती है, हार्ड वर्किंग है, मल्टीटास्किंग है, तो दैट इज एनिमस। शैडो क्या होता है कि शैडो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाता है, डिवल इवल की तरफ चला जाता है कि आपका मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा, हर चीज की डिपेस्ट, हर चीज की, और कहते हैं ना कि किसी भी चीज की वो जो कहते हैं हद, किसी भी चीज का हद से बढ़ जाना बेहतर नहीं होता, दैट इज इंक्लूडिंग इन शैडो। आपका गुस्सा है तो हद से बढ़ जाता है, आपका नफरत है तो जो हद से बढ़ चुकी है, तो वो आपके लिए आपके डिवल में चला जाएगा, वो आपसे कोई भी गलत काम करवा सकता है इजीली, आपका शैडो। सेल्फ क्या होता है कि आप खुद को जो एक मेंटेन करते हैं, आप खुद की अपनी जो एक पहचान बनाते हैं, कि उन्होंने कहा है कि जो भी आपका एक शेडो है वो आपका हद में होना चाहिए, कोई भी चीज आपकी हद से ज्यादा ना हो। आपके अंदर जो एनिमस अगर कोई क्वालिटी पाई भी जाती है वो भी ज्यादा ना हो। पर्सोना भी आपका मतलब कि आपकी रियल पर्सनैलिटी आप सामने लेके आए, तो आप जो सेल्फ खुद को जो बिल्ड करते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी जो बिल्ड करते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग इन सेल्फ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था जो हमने कवर किया। बहुत इजी सा लेक्चर था, सिंपल सी टर्म्स बताई हुई थी जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो फिर से वही बात और फिर से वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।